Hello, everybody. I hope you all are doing absolutely amazing. My name is CA Siddhant Mehta and welcome you all to the revision series of Strategic Management. Today, we are going to revise chapter number 4, that is Strategic Choices. This revision will be conducted from our last minute chart book. If you want to alter this chart book, then the link is in description box. Currently, we have 27% off on this chart book, plus you will get free delivery, plus you will get our unique question bank absolutely free. If you want to know more about our chart book and question bank, then you can definitely check out this video, which covers entire thing about our resources. Now let's start our revision for chapter number 4, strategic choices. अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के टाइम पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि कभी भी जब कंपनी को एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना रहता है ना, तब वो एनालिसिस करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, एनालिसिस करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का। जब ये दोनों चीज का एनालिसिस होता है ना, तब उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आते हैं, वेरियस डायरेक्शनल पाथ आते हैं, और उनमें से जो भी बेस्ट रहता है कंपनी को, कंपनी वो चूज करती है। ये वेरियस डायरेक्शनल पाथ को ना हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ना हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग रहती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब कॉर्पोरेट लेवल के लिए अलग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रहते हैं, फंक्शनल लेवल के लिए अलग रहते हैं, बिजनेस लेवल के लिए अलग अलग रहता है। क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का काम क्या रहता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का काम रहता है कि कंपनी को एक डायरेक्शन दिखाना, तो वो ग्रैंड और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से बिजनेस के लिए, कौन से यूनिट के लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगानी है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगानी है। ये उनका काम रहता है। फिर जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स रहते हैं ना, जो बस पर्टिकुलरली अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, वो माइकल पोल्टर के जेनेरिक स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 3 में। माइकल पोल्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज जो 3 देखे थे हमने, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। ये बिजनेस लेवल मैनेजर्स का काम रहता है कि मेरे बिजनेस में अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, तो इनमें से मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करूं। और वो जैसे भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वैसे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना रहता है और प्लान करना रहता है। अभी हमारे सिलेबस में फंक्शनल स्ट्रेटेजीज तो नहीं है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, दैट इज स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कुछ नहीं रहता। कॉम्बिनेशन मतलब एक बिजनेस डिसाइड करता है कि एक प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी लगाना है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए ग्रोथ लगाना है, तीसरे के लिए रिट्रेंचमेंट लगाना है। इसी को ही हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये तीनों को समझ लिया, मतलब कॉम्बिनेशन हो ही गया अपना। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो बस एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि रिलायंस ग्रुप ने डिसाइड किया, रिलायंस ग्रुप के अभी मुझे बताओ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कौन है? रिलायंस ग्रुप के कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आएंगे अंबानी फैमिली, राइट? अंबानी फैमिली और जो सीनियर लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि यार रिलायंस जियो में ना मुझे ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगानी है, मुझे ना पेट्रोकेमिकल बिजनेस में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगानी है। अब जो जियो का सीईओ होगा, सीईओ यानी बिजनेस लेवल मैनेजर, वो डिसाइड करेगा कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मैं इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूं। यार मेरे इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने अगर कॉस्ट लीडरशिप पे काम किया ना, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तो रिलायंस जियो कॉस्ट लीडरशिप पे काम करना चालू करेगा, और उसके हिसाब से जो भी उनके फंक्शनल मैनेजर्स रहेंगे, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, वो उसके हिसाब से काम करना चालू कर देंगे। ऐसा होता है फ्लो इन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। मैं जब आपको टाइम दूंगा तब आप पढ़ लेना। अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, वो अभी हम समझना चालू कर देते हैं। ठीक है, so let's first understand what is stability strategy. So stability strategy मतलब तुम ना तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को, जैसा बिजनेस चल रहा है उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो। जैसा ईयर ऑन ईयर तुमको ग्रोथ मिल रहा है, वही ग्रोथ को तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। तुम अलग से कुछ एक्सपांशन करने का नहीं सोच रहे हो, तुम अलग से कुछ ग्रोथ लाने का नहीं सोच रहे हो। तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्या सर? इज इट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी? नहीं, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, इट इज योर कॉन्शियस डिसीजन। यू वॉन्ट टू फॉलो अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बिकॉज आप आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को, स्ट्रेंथ को सेफ गार्ड करना चाहते हो। यार जो मेरा करंट मार्केट शेयर है ना, पहले मैं उसको एकदम सेव करता हूँ, पहले उसके ऊपर काम करता हूँ। जो मेरे कस्टमर्स है ना, पहले मैं उनको लॉयल बनाता हूँ, बाद में देखते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। यू आर फॉलोइंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बिकॉज यू वॉन्ट टू परस्यू अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स। अरे यार मैं जो ऑब्जेक्टिव से काम करता हूँ ना, वो मुझे आज तक रिजल्ट दिया है, तो मैं क्यों उसको चेंज करूँ? मुझे वैसे ऑब्जेक्टिव से फायदा होता है, मैं वही कंटिन्यू करने वाला हूँ।
The reason why I'm following stability strategy because I want to continue on a chosen business path. I want to maintain its operational efficiency. यार मैंने बिजनेस अभी चालू किया है, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस कर्व का फायदा होना है, मुझे अभी तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी पहले अचीव करनी है. पहले मैं अभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करता हूँ, बाद में देखते आ जाएगा ग्रोथ का. The reason why I'm following stability strategy because I want to consolidate my position and optimize return. मतलब मैं अभी की जो पोजीशन है ना, पहले उसको तो स्टेबल करूं, उसको पहले उसके ऊपर काम करता हूँ. इस पोजीशन से कितना मैक्सिमम रिटर्न आए पहले उसके ऊपर काम करता हूँ, बाद में देखते आ जाएगा मुझे ग्रोथ करने का. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो भाई, आपको जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिल रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने 100 लाख का सेल किया, अभी आप 120 लाख का शेयर किया हो, तो यार ये जो ग्रोथ आया है वो अपने नए कस्टमर्स को एक्वायर किया होगा, नए कस्टमर्स को पिच किया होगा अपना आइडिया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया होगा. तो आप ये तो काम करते जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप बैठे रहे हो और होगा भाई धंधा जैसा हो रहा है वैसे होने दो. आप काम कर रहे हो बट आप बस ग्रोथ और एक्सपांशन पे नहीं काम कर रहे हो. तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज फॉलोड व्हेन द कंपनी वांट्स टू सेफगार्ड देयर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, when they want to pursue a well established tested objectives, when they want to continue on a chosen business path, when they want to maintain its operational efficiency, and they want to consolidate their position for maximum return. ठीक है. सो और एक छोटा सा इसमें ऐड किया किया जाता है, जब भी ना स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली कैसा आता है, वो डेफिनेशन पूछते हैं जहां पे आपको ये सारी चीजें लिखनी है, आपको ये पॉइंट भी अलग से कोट करना है, और पूछते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताओ, नहीं तो मेजर रीजंस तो बताओ. अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल्सो स्टेट सम मोर सिचुएशन इन विच स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी विल बी फॉलोड, देन आप ये भी लिखो और ये भी लिखो, इवन दो देयर आर सेम पॉइंट्स, बट दोनों लिखो क्योंकि आईसी अपने आंसर्स में वैसे ही लिखता है. So, what are the more situation in which stability strategy will be pursued? The very first one, when the firm wants to continue in the same market with similar product or services. यार जो अभी का मेरा जो प्रोडक्ट है ना, मैं उसी को बेचते चाहता हूँ, मैं ग्रोथ करके कुछ नया प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, मैं ग्रोथ करके कुछ नए मार्केट में नहीं जाने वाला हूँ, अभी का जो चल रहा है मुझे वही कंटिन्यू करना है. When the products are in the maturity stage of product life cycle, हमने देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी स्टेज में मेरा सेल्स पीक लेवल पर होता है, उसके बाद मुझे कुछ ग्रोथ नहीं आती, उसके बाद डिक्लाइन ही आती है. तो भाई उसके बाद अगर कुछ ग्रोथ ही नहीं आने वाली है तो मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करूँ? मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जितना मुझे पैसा मिल रहा है उतना कैश फ्लो जनरेट करता हूँ. When firms want to retain their market share and avoid unnecessary risk, मेरा अभी जो मार्केट शेयर है ना, पहले मेरे उसको होल्ड करना है, उसको कोई ना ब्रेक करे, मेरे को उसके ऊपर काम करना है, बाद में देखते आ जाएगा ग्रोथ का. Often used by small firms to consolidate their market position and prepare for the launch for growth strategies. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करके मेरी अभी की जो पोजीशन है उसको मैं सॉलिड बनाना चाहता हूँ. उसके बाद अगर मैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाऊंगा ना, तब ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं रहती कि तुमने लगाया और तुमको सक्सेस मिल गया, इसमें तुमको फेलियर्स भी आएंगे, बट अगर ये फेलियर आ गया ना तो मैं एकदम रॉक बॉटम को हिट नहीं करूंगा, मैं इधर ही हिट करूंगा. सो दैट्स व्हाई आई एम कंसोलिडेटिंग माय पोजीशन टू मेक इट माय स्ट्रेंथ, एंड देन आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजी. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और इसको आपको याद कैसे रखना है, स्टेबल फिट केस का आपसे. यहाँ पे जो मैंने निमोनिक्स बनाया ना वो आपको स्ट्रेटेजी के नाम के हिसाब से ही बनाए, मतलब आपको वो याद रहने के लिए बहुत ही क्विक वे में इजी हो. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज स्टेबल फिट. एस मतलब सेम प्रोडक्ट मार्केट एंड फंक्शंस, मतलब अभी जो मेरा सेम प्रोडक्ट है ना मैं उसी के ऊपर काम करने वाला हूँ, सिमिलर मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला हूं. सेकंड, माय टारगेट इज एफिशिएंसी. आई एम फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस थ्रू स्मॉल स्टेडी इंप्रूवमेंट, बिकॉज एक्सपीरियंस कर्व से धीरे 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 मुझे कॉस्ट लीडरशिप की पोजीशन अचीव करनी है. दैट्स व्हाई माय टारगेट इज एफिशिएंसी. थर्ड, आई एम अवॉइडिंग रीडिफाइनिंग बिजनेस. मैं कुछ मेरे बिजनेस में मेजर शिफ्ट लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ तो अलग सा प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहा हूँ, अभी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. नो मेजर शिफ्ट इन कंपनी डायरेक्शन और बिजनेस मॉडल. फोर्थ, आई एम बिल्डिंग माय कोर कॉम्पिटेंसी. यार स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से मैं इफिशिएंसी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं मेरे पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा हूँ जिससे वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी बने. रिसोर्सेज आर कॉन्सेंट्रेटेड टू स्ट्रेंथन की एरियाज एंड कैपेबिलिटीज. फिफ्थ वन, एल मीन्स लो रिस्क इन्वॉल्व. डेफिनेटली यार आप जो है वही कंटिन्यू कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो. मिनिमल अनसर्टेनिटी एज नो मेजर चेंजेस और इन्वेस्टमेंट्स आर मेड. ई मतलब एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, अभी का जो ऑपरेशन है मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. देन एफ मीन्स आई एम फोकसिंग ऑन द मॉडेस्ट ग्रोथ. जितना मुझे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिल रहा है मैं उसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, उसी के ऊपर फोकस दे रहा हूँ.
aimed at steady performance, not aggressive expansion. I means investment light strategy, requires little to no fresh capital investment. And T means tried and tested approach. जो अप्रोच मैंने आज तक ट्राई किया है, जिसके उससे मुझे रिजल्ट मिला है, मैं वही चीजों को कंटिन्यू करने वाला हूँ. फॉलोज अ प्रूवन एंड सेफ स्ट्रेटेजिक पाथ. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसा है, ये चीजें ना आपको इतना याद नहीं रहेगी, आप ये बस पॉइंट्स को याद रख लो. आई नो ये पॉइंट्स थोड़े सेंटेंसेस के फॉर्म में है, बट इनको याद रख लो, ऑटोमेटिकली ये सेंटेंसेस आपके ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी? स्टेबल, फिट, जैसे एस मतलब सेम प्रोडक्ट मार्केट एंड फंक्शंस, टी मतलब माय टारगेट इज एफिशिएंसी, ए मतलब आई एम अवॉइडिंग रीडिफाइनिंग बिजनेस, बी मतलब आई एम बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी. मेरे साथ रिपीट करो तो ही आपको याद रहेगा. एल मतलब लो रिस्क इन्वॉल्व, ई मतलब एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस शुड बी कंटिन्यू, एफ मतलब माय फोकस इज ऑन मॉडेस्ट ग्रोथ, आई मतलब इन्वेस्टमेंट लाइट स्ट्रेटेजी, और टी मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच. एक साथ आपने रिपीट नहीं किया, मुझे पता है, मेरे साथ रिपीट करो. स्टेबल, फिट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज stable, fit, same product market. T is target is efficiency. A, avoid redefining business, building core competency. L means low risk involved. E means existing operations should be continued. F means focused on modest growth. I means investment life strategy. And T means tried and tested approach. शाबाश यार. Then what are the major reasons for stability strategy? सर अभी तो हमने डिस्कस किया भाई, ये रीजंस नहीं थे, ये सिचुएशंस थे. ये सिचुएशंस थे जिसमें तुमको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगानी है. अभी हम देख रहे रीजंस की स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों लगाया जाता है. यहाँ पे व्हेन था, अभी हम वाई के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि मैंने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी रखाई बिकॉज आई वांट टू सेफगार्ड माय एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, बिकॉज एक्सपांशन सीम्स टू बी वेरी रिस्की नाउ. समझा? So let's understand what are the major reasons for stability strategy. Major reasons को याद कैसे रखना है? ई काम जैसे. ई मतलब एक्सपांशन सीम्स टू बी रिस्की. भाई अभी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप कब हो गए, कब बिजनेस फिर से नॉर्मली चलना चालू करेंगे, फिर कब से फिर लोग प्रोडक्ट को खरीदना चालू कर देंगे. इसलिए अभी एक्सपांशन बहुत डाइसी लग रहा है क्योंकि मार्केट अभी तक सर्टेन नहीं है. बिजनेस में फील दैट एक्सपांशन कुड लीड टू प्रॉब्लम्स और इंस्टेबिलिटी. सेकंड, कंफर्ट विद द स्टेटस को. यार जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको मुझे कंफर्ट है, कुछ मुझे को नया चीजें नहीं करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ उसी में मुझे कंफर्ट है और मुझे वही कंटिन्यू करना है. स्टाफ एंड मैनेजमेंट प्रेफर स्टेबिलिटी विद फ्यूअर डिस्ट्रप्शन एंड चेंज आफ्टर रैपिड एक्सपांशन. यार अभी तो मैंने एक्सपांड किया था, अभी मैंने ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाई थी, पहले उसको मैं कंसोलिडेट करता हूँ, बाद में देखते जाएगा ग्रोथ करने का. फर्म्स में पॉज आफ्टर फास्ट ग्रोथ टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट देयर ऑपरेशन. Fourth means less dynamic environment. When external conditions are stable, firms avoid unnecessary strategic shifts. And the fifth one is maturity stage of the product, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जब प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज में आता है उसके बाद कुछ ग्रोथ नहीं रहती है, इसलिए आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो. प्रोडक्ट एट मैच्योर स्टेज नीड मेंटेनेंस एंड नॉट एग्रेसिव ग्रोथ. अभी ये पूरा पेज को अच्छी तरीके से पढ़ लो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बस इंट्रोडक्टरी है, बट एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेना, मतलब ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझे. ठीक है, चलो हो गया पढ़ के. अभी आते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर. ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी. सो ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या? ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी मतलब आप अभी अपने बिजनेस में कुछ तो ग्रोथ लाना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो. ये कैसे करते हैं सर? वी ब्रिंग ग्रोथ और एक्सपांशन इनटू द बिजनेस बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस. मतलब आपने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया, जिसके एप्पल ने किया था. एप्पल पहले बस कंप्यूटर सेल करता था, बट उसने रीडिफाइन किया अपने बिजनेस को. उसने आईफोन्स लेके आए, आईपैड्स लेके आया, आईपॉड्स लेके आया, एप्पल वॉच लेके आया. ये सारी चीजें उन्होंने ऐड की और उन्होंने खुद के बिजनेस को रीडिफाइन किया. सो दे ब्रिंग ग्रोथ बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस. और यू कैन ब्रिंग द ग्रोथ और एक्सपांशन बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस. मतलब आप अलग अलग बिजनेसेस में जा रहे हो, जैसे रिलायंस ने किया था. रिलायंस पहले टेक्सटाइल बिजनेस में था, बाद में पेट्रोकेमिकल्स में गया, टेलीकम्युनिकेशंस में गया, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट में गया. ये सारे सेक्टर्स में वो जाता गया. दे एनलार्ज द स्कोप ऑफ द बिजनेस. और यू आर ब्रिंगिंग सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. आप नया इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू एंटर ए न्यू मार्केट, बिकॉज यू वांट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट. So you can bring growth or expansion in your business by redefining the scope of the business. Second, by enlarging the scope of the business. And third, by substantially increasing the investment in business. Why you are doing this? Because you want to launch a new product. You want to enter a new technology. You want to bring a new technology. You want to enter in new market. उसी के लिए आप पैसा उठा रहे हो.
एंड इनोवेटिव डिजाइंस एंड एक्शन प्रोग्राम्स। सो ये ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को डायनामिज्म, वाइगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस भी कहा गया है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रोथ फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हो, आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, तो इसको डायनामिज्म, वाइगर, प्रॉफिट एंड सक्सेस भी कहा जाता है। बट इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में आपको सक्सेस मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये रिस्की ही होता है। So this strategy may take the enterprise along relatively unknown and risky paths which are full of promises and pitfalls. ग्रोथ लगाया है इसका मतलब सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं रहता है, जितना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्क रहेगी। सो सर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी? उसके लिए भी हमने निमोनिक ग्रोथ बनाया, मतलब आपको क्विकली याद रहे। जी मतलब गोल रीडेफिनेशन, यहाँ पे आप आपके बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन कर रहे हो। सो इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल रीशेपिंग of the business operation by exploring new areas, market and technology. Second, risk and reward is high. ग्रोथ से आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है, बट रिवॉर्ड ज्यादा है तो रिस्क भी तो ज्यादा होगा। Opposite of stability strategy, both risk and potential reward are greater. It is suited for firms willing to take a bold steps for growth. Third, it will offer business renewal. आपके बिजनेस में एडिशनली इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जिससे आप नए प्रोडक्ट बनाओगे, नए मार्केट्स में जाओगे, तो आपका बिजनेस रिन्यू होगा। जो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करके एक ही पोजीशन पे थे, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से, नए मार्केट में जाने की वजह से, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वजह से उसमें ग्रोथ आएगा। Enables the renewal of the firm through fresh investments in new business, products and market. फोर्थ वन इज W मीन्स वाइड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं जो आप ग्रोथ और एक्सपांशन में लगा सकते हो, जो हम अभी सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। Versatile strategy with many permutation and combination for growth. The two major routes are intensification and diversification. Intensification यानी growth in the existing business area and diversification यानी growth through entry into new business area. This business can be related to your earlier business or it can be unrelated. ये क्या है सर? यही तो अभी हम बाकी के 2 पेजेस में सीखने वाले हैं। And then the last one, H means high growth ambition. It is a key strategy for firms aiming at substantial business growth, helping them to meet large scale ambition. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी के? ग्रोथ जैसे रहते हैं। जी मतलब गोल रीडेफिनेशन, आर मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड इज हाई, ओ मतलब ऑफर बिजनेस रिन्यूअल, डब्ल्यू मतलब वाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टी मतलब टू मेजर रूट्स दैट इज इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, और एच मीन्स हाई ग्रोथ एम्बिशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट और अभी एग्जाम में पूछा था, ठीक है। Now, what are the major reasons for growth strategy? What are the major reasons for growth strategy? कैसा है? स्केल की ग्रोथ में क्या करते हो तुम? स्केल। तो इसको याद कैसे रखने का? स्केल। एस मतलब स्ट्रेटेजिक सेटिस्फैक्शन। जो सीईओ रहता है ना, जो कंपनी के जो बड़े लोग रहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स रहते हैं, उनको प्राउड रहता है दैट माय फर्म इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड फर्म, माय फर्म इज सीकिंग ग्रोथ। उनको प्राउड होता है ये बोलने के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव्स में टेक अ प्राइड रनिंग अ ग्रोथ ओरिएंटेड फर्म। सी मीन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर अभी आपने ना बाद में मार्केट कैसे बदलने वाला है उसके लिए अभी आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, तो जब चीजें बदलेगी उसके हिसाब से देन आपको वहां पे ज्यादा शेयर मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एक्सपांशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट वाई कॉम्पिटिटर्स। देन एक्टिविटी पेस रिक्वायर्ड बाय एनवायरमेंट। यार अभी मार्केट इतना तेजी से बदल रहा है ना कि अगर मैंने अभी ग्रोथ और एक्सपांशन नहीं फॉलो किया ना, मैं पीछे रह जाऊंगा। जैसे अभी टेक्नोलॉजी AI की वजह से इतनी चीजें तुरंत बदल रही है, अगर बिजनेस ने AI को अडॉप्ट नहीं किया तो भैया बहुत पीछे रह जाओगे। It may become imperative when environment demands increase in the pace of activity. L means learning curve. यार मुझे ना एक्सपीरियंस आ गया ये इंडस्ट्री का, इतने साल मैंने काम किया है, अभी मुझे पता है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। अभी मैं ग्रोथ लाऊंगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और मेरे एक्सपीरियंस का मुझे फायदा मिले। Advantages from the experience curve and scale of operations में accrue, and the last one is multiple expansion form. यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव वेज है जिससे आप अपने फर्म में ग्रोथ और एक्सपांशन ला सकते हो, जो अभी हम सीखने वाले हैं। एक्सपांशन ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग बिजनेसेस। तो व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजी? स्केल। एस मतलब स्ट्रेटेजिक सेटिस्फैक्शन, सी मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ए मतलब एक्टिविटी पेस रिक्वायर्ड बाय द एनवायरनमेंट, एल मतलब लर्निंग कर्व एंड ई मतलब मल्टीपल एक्सपांशन फॉर्म्स, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहते हैं? ग्रोथ जैसे। अभी हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो,
सबसे पहला ये क्वेश्चन आरटीपी में आया था, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी विच इज अपोजिट ऑफ एक्सपांसिव स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने डेफिनेशन देखा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का, वो तो आपको लिखना ही है। उसके बाद यहाँ पे आईसीआई ने फिर से वो ऑल्सो सिचुएशंस जो हमने एक छोटा सा ब्रैकेट पढ़ा था वो भी कोट किया है, और फिर एक्सपांसिव स्ट्रेटेजी में जो आपने अभी वो छोटा सा ब्रैकेट देखा था वो ये सारी चीज़ों को कोट किया है। आपको भी इतना ही कोट करना है, ऐसा नहीं है देखो कि यहाँ पे इतने छोटे से ही ब्रैकेट है मतलब सब चीज़ें कवर की है क्या। अगर आप क्वेश्चन बैंक से देखोगे तो सारी चीज़ें इन छोटे से ब्रैकेट में कवर की गई है, ठीक है। ये देखो एग्जाम में अभी पूछा था पीवाईक्यू में 2025, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एक्सपांसिव स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ऑल्सो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपांसिव स्ट्रेटेजी। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, ग्रोथ, जी मतलब गोल रीडेफिनेशन, आर मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड इज हाई, ओ मतलब ऑफर बिजनेस रिन्यूअल, डब्ल्यू मतलब वाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टी मतलब टू मेजर रूट्स, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड हाई ग्रोथ एम्बिशन। पहले आपको डेफिनेशन कोट करनी है वो छोटा सा ब्रैकेट, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को कोट करना है, ठीक है। Which strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of the business and substantially increasing the investments in the business, मतलब growth strategy. Explain the major reasons for adopting the growth strategy. Major reasons are nothing but scale. S मतलब strategic satisfaction, C मतलब competitive advantage, A मतलब activity paces required by the environment, L मतलब learning curve, M मतलब multiple expansion forms. मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये पॉइंट्स इतने स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते। अगर आप बार बार इन चीज़ों को सुनोगे तो आपको अच्छी तरीके से वो याद रहेंगे, और आपको वैसे भी आपके पास ऑडियो रिविजन्स भी है तो आप वहाँ से भी सुन लोगे तो अच्छे से आपको याद रह जाएंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है, तो छोड़ के जाने में कुछ पॉइंट नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि एक्सपांशन के ऊपर क्वेश्चन आया था तो स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजों को अभी अच्छे से पढ़ो, फिर जो भी हम टाइप्स है ग्रोथ और एक्सपांशन में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखो अभी, चलिए हो गया। अभी है नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आता है, और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया तो एमसीक्यू में तो आता ही आता है। सो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, तो अच्छे से करेंगे, सब चीजें को समझ के करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ और एक्सपांशन तुम अगर ला सकते हो दो प्रकार से, एक रहता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी और दूसरा रहता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी मतलब क्या सर? इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी बोलता है कि तुम जो भी ग्रोथ ला रहे हो ना वो तुम इंटरनल रिसोर्सेज से लेके आ रहे हो। मतलब तुम ये ग्रोथ लाने के लिए किसी भी कंपनी के साथ मर्जर नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में नहीं आ रहे हो। तुम जो भी ग्रोथ है वो तुम खुद से बिल्ड कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। और दूसरा रहता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मतलब तुम वो ग्रोथ पाने के लिए किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो, वो ग्रोथ पाने के लिए किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, या वो ग्रोथ पाने के लिए तुम किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ रहे हो। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जिसमें आईसीआई ने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक है इंटेंसिफिकेशन और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन बोलता है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए और वो ग्रोथ उसको एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही चाहिए, मतलब मेरा करंट बिजनेस ये है, मेरा करंट प्रोडक्ट लाइन ये है और मुझे उसी में ही ग्रोथ चाहिए, मुझे कुछ नया नहीं करना है, तो मैं कैसा करूं? तो आप इंटेंसिफिकेशन का फायदा उठाओ। और इंटेंसिफिकेशन कहता है सिंपली मीन्स डूइंग मोर विथ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ये इंटेंसिफिकेशन दिया है आइगोर एच एंसॉफ ने, एक फ्रेमवर्क दिया है जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में, जिसका नाम है एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ये फ्रेमवर्क जो आइगोर एच एंसॉफ ने दिया है, ये उन्होंने मार्केट को और प्रोडक्ट को समझ के दिया है। आइगोर एच एंसॉफ कहता है कि अगर तुम्हें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ लानी है तो तुम ये 3 स्ट्रेटेजीज से लेके आ सकते हो जो उन्होंने बताया बाय अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट। द फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन, द सेकेंड वन इज मार्केट डेवलपमेंट एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए बाय सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, तो फिर तुम मार्केट पेनिट्रेशन से वो ग्रोथ ला सकते हो। मार्केट पेनिट्रेशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचना है तो तुम क्या करो, ये प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स उनको बेचो, जिससे तुम्हारा सेल्स बढ़े, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़े। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट ने क्या किया था? कोलगेट ने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन कर दिया था जहां पे उन्होंने कहा था दैट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे फॉर अ स्ट्रॉन्ग टीथ। मतलब इससे क्या हुआ, जो कस्टमर उनका प्रोडक्ट एक ही बार परचेस कर रहा था एक ही महीने में, अब वो अपने टीथ को 2 बार ब्रश करना चालू कर दिया। अब वो एक ही कस्टमर उनके प्रोडक्ट को 2 बार परचेस करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे
कोलगेट ने ग्रोथ हासिल की बाय मार्केट पेनिट्रेशन। दे सोल्ड देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग मार्केट बट दे सोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स। सो मार्केट पेनिट्रेशन में तुम क्या करते हो, तुम तुम्हारे मार्केट शेयर को बढ़ाने का ध्यान देते हो। यू इंक्रीज द प्रोडक्ट यूसेज, you find new application for current users, you increase the quantity use and you increase the frequency use। अगर आपने ये कर लिया है और आपको इसके अलावा और ग्रोथ चाहिए तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम मार्केट डेवलपमेंट तो कर सकते हो, ये तो तुम प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कर सकते हो। मार्केट डेवलपमेंट यानी क्या, मार्केट डेवलपमेंट यानी तुम तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में जाके बेचो। जैसे कोलगेट अभी इंडिया में अच्छे से काम कर रहा है, तो अभी वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करे, इंटरनेशनल लेके जाए। सो सेलिंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू और रिलेटेड मार्केट्स बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बाय यूजिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और अपडेटेड प्रमोशन, जिसको हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट। अगर वो नए कंट्री में जाएगा तो फिर नए कंट्री में उसका अलग कॉम्पिटिशन होगा, उससे वहां पे सेल्स अलग से होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट, विच अचीव्ड बाय एक्सपांडिंग ज्योग्राफिकली एंड टारगेटिंग न्यू सेगमेंट्स। और अगर तुम ज्योग्राफिकली खुद को एक्सपांड नहीं कर सकते तो फिर तुम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान दो। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि यार मुझे ज्योग्राफिकली एक्सपांड नहीं करना है, मुझे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही ज्यादा सेल चाहिए, तो फिर तुम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो। तुम क्या करो, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही अलग अलग प्रोडक्ट दो और अपना सेल्स बढ़ाओ। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब मेकिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर द सेम कस्टमर्स यूजिंग एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल। जैसे कोलगेट का पहले एक स्ट्रॉन्ग टीथ करके एक प्रोडक्ट था, बाद में उन्होंने मैक्स फ्रेश लेके आए, बाद में अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग टूथपेस्ट लेके आए, अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा तो उनके लिए अलग टूथपेस्ट लेके आए। तो यहाँ पे उन्होंने कस्टमर बेस सिमिलर ही रखा बट उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स लेके आए। ठीक है, सो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट यू एड डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट फीचर्स, you make your product very much refined, you develop a new generation product, you develop a new product for the same market, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों, ये तीन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू वांट टू ग्रो इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। और फिर आइकॉन एंसॉफ ने कहा कि अगर तुम्हें एक नया प्रोडक्ट लेके आना है फॉर न्यू मार्केट, देन उसको हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, अनरिलेटेड भी हो सकता है। अभी हम डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। So expansion through diversification means firm grows by entering into new product, new services और new market। अब यहाँ पे कैसा हुआ है, आईसीआर ने ना एक प्रेजेंटेशन मिस्टेक कर दी है। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन को इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में कवर किया, बट रियलिटी में डाइवर्सिफिकेशन इंटरनल ग्रोथ से भी हो सकता है और एक्सटर्नल ग्रोथ से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं कॉफी बीन्स को प्रोड्यूस करता हूँ और मेरी एक फार्म है जहाँ पे मैं कॉफी बीन्स को प्रोड्यूस करता हूँ। अब मुझे कॉफी को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, मुझे कॉफी पाउडर बनानी है, तो मैं ये दो चीजों से कर सकता हूँ, मैं दो रूट से कर सकता हूँ। सबसे पहला, मैं खुद के पैसों से मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेट करूंगा और वहां पे मेरे कॉफी बीन्स से मैं कॉफी पाउडर बनाना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे जो रूट मैंने फॉलो किया ये था इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मैंने खुद के रिसोर्सेज से ही वो ग्रोथ हासिल की। और सेकंड रहता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मतलब मैं पहले कॉफी को प्रोड्यूस करता था, अभी मैं देखा कि यार एक कंपनी ना कॉफी को मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैंने उसके साथ मर्जर किया, मैंने उसको एक्वायर किया, ये रहता है एक्सटर्नल ग्रोथ। तो यहाँ पे कैसा है, डाइवर्सिफिकेशन आप इंटरनली भी कर सकते हो और एक्सटर्नली भी कर सकते हो। ये जो दोनों रूट से जो मैंने किया ना, इन दोनों को भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे ऐसा ने गलती क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन को इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में रखा है, पर जो नीचे जो कंटेंट कवर किया है ना, वो इंटरनल के हिसाब से है और एक्सटर्नल ग्रोथ के हिसाब से भी है। जो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ये इंटरनल ग्रोथ के हिसाब से भी पूछता है और एक्सटर्नल ग्रोथ के हिसाब से भी पूछता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे आप लिखो मेरे साथ, दिस इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन बाय आईसीआई। Diversification can be achieved internally. It can also be achieved externally. क्योंकि एग्जाम में कैसा होता है, एक एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि नहीं यार डाइवर्सिफिकेशन तो इंटरनल में कवर किया गया था, मतलब एक्सटर्नल वाले को डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोलेंगे। वैसा नहीं है, एक्सटर्नल वाले को भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हम जब क्वेश्चंस देखेंगे मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन रहता है ना, ये दो प्रकार के रहता है। एक रहता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो भी तुमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, वो नया प्रोडक्ट है ना कहीं तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है।
इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। नहीं तो जो तुम नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नए मार्केट में जो तुम जा रहे हो, नए सर्विसेज जो तुम लॉन्च कर रहे हो, वो तुम्हारे बिजनेस से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक मिनट। So conglomerate diversification means involves entry into completely unrelated product or market where there is no connection in terms of product, technology और customers। मतलब अभी जो आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, नया बिजनेस जो चालू किया है, उससे और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे कि मान लो कोलगेट ने एक नया बिजनेस चालू किया, कोलगेट अभी कपड़े बनाना चालू कर दिया, अपैरल इंडस्ट्री में आया, तो क्या ये दोनों बिजनेस सेम है? नहीं, दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों के मार्केट बेस अलग है, दोनों के कस्टमर बेस अलग है, राइट। सो इसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। Involve entry into completely unrelated product or market which has no connection in terms of product, टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स। कोलगेट टूथपेस्ट बनाता था, अब वो कपड़े बनाना चालू कर रहा है, इसमें कुछ संबंध है? नहीं। इसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस द बिजनेस रिस्क। This will not offer any synergy, but it is done to spread your risk across different sectors. For example, ITC। अब ITC पहले टोबैको बनाता था, बट अभी वो धीरे धीरे होटल्स में आना चालू कर दिया है, अभी वो धीरे धीरे FMCG प्रोडक्ट्स में आना चालू कर दिया है। ऐसा क्यों? बिकॉज टोबैको ना कभी भी गवर्नमेंट चाहिए तो बैन कर सकती है, अगर बैन कर दिया तो ITC का पूरा बिजनेस इंपैक्ट करेगा। यस और नो? तो अभी वो धीरे धीरे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आ रहा है, FMCG में आ रहा है। इवन दो कि अगर इस बिजनेस पे इंपैक्ट किया, गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन आ दिए, बहुत ही टफ कर दिया टोबैको का बिजनेस, तो उनके पास बाकी बिजनेसेस रहेंगे फॉर ग्रोथ। यस और नो? तो इसलिए कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, जिससे आपकी रिस्क स्प्रेड हो। इससे आपको सिनर्जी का कुछ तो फायदा नहीं होगा, बट इससे आपकी रिस्क होगी ना, वो स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन पे और इंटेंसिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, फिर हम आते हैं कॉन्सेंट्रिक पे और इनोवेशन पे। चलिए, हो गया अच्छे से पढ़ के। अभी हम समझते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब यहाँ पे जो हम नया बिजनेस चालू कर रहे हैं ना, नहीं तो नया जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसेस से सिमिलर है, रिलेटेड है, जिसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। और जब ये सेम चीज, जब कोई नया बिजनेस हम चालू करते हैं और उसका और हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का कुछ भी संबंध नहीं रहता है, तो उसको हम कहते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। और जब संबंध रहता है तब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अच्छी तरीके से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सर हम इसको कैसे समझते हैं कि यार जो नया बिजनेस है वो रिलेटेड है हमारे बिजनेस से? हियर वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस बिजनेस। क्या वो टेक्नोलॉजी मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिमिलर है? क्या प्रोसेसेस मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिमिलर है? क्या मार्केटिंग कैपेबिलिटीज मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिमिलर है? अगर ये सिमिलर है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, नहीं है तो हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग पहले सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता था, जो सेमीकंडक्टर चिप्स स्मार्टफोन मोबाइल में यूज होते हैं। अब उन्होंने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग चालू किया जिसमें ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है मोबाइल फोन बनाने के लिए वो सिमिलर ही तो है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का ही फायदा उठा रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस का ही फायदा उठाया जा रहा है। यस और नो? और मार्केटिंग कैपेबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि अमूल पहले मिल्क बेचता था, और बाद में उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चालू कर दिया, जैसे कि अमूल चीज़, अमूल बटर, अमूल आइसक्रीम। अब जो मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने अमूल मिल्क के लिए यूज़ किया था, जो अमूल की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो ब्रांड वैल्यू का फायदा अमूल चीज़ को भी तो होगा, बटर को भी तो होगा, आइसक्रीम को भी तो होगा, बिकॉज ऑल आर डेयरी प्रोडक्ट्स। सो जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज में भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा होगा तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सो इन्वॉल्व्स एंट्री इनटू रिलेटेड बिजनेस which are using existing technology, existing processes or marketing capabilities. Your new product or services are linked to the firm existing products. ये क्यों किया जाता है? बिकॉज उसमें अपॉर्चुनिटी है। सैमसंग को समझा कि यार सेमीकंडक्टर चिप्स तो बना रहा हूँ, बट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में ना अपॉर्चुनिटी है, उस पर मैं अभी से ग्रो करता हूँ, मतलब बाद में मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। Often conducted when there are opportunities in the firm existing line of business are available, and this gives you the synergy benefits. कंबाइंड स्ट्रेंथ्स विद करंट ऑपरेशन। तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा रहता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहले वर्टिकल को समझते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मींस फर्म मूव विद इन द सेम वैल्यू चेन इधर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो एक नॉर्मल वैल्यू चेन कैसी रहती है?
नॉर्मल वैल्यू चेन ऐसी रहती है कि रॉ मटेरियल अपने मटेरियल्स को बनाएगा और मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर इन्हीं मटेरियल से अपने फिनिश गुड्स को बनाएगा, फिर वो होलसेलर को देगा, फिर वो रिटेलर को देगा और रिटेलर अपने कस्टमर्स को देगा। अगर आप इस वैल्यू चेन में आगे आ रहे हो तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर आप इसी वैल्यू चेन में पीछे जा रहे हो तो हम इसको कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो कि आप ना लेंसेज के मैन्युफैक्चरिंग में हो और आपके बिजनेस का नाम है योर लेंसेज। आप लेंसेज मैन्युफैक्चर करते हो, आप ये लेंस होलसेलर को देते हो, होलसेलर फिर बाद में रिटेलर को देते हो और रिटेलर बाद में कस्टमर्स को बेच देता है। बट आपने क्या किया, आपने अभी खुद के स्टोर्स डालना चालू कर दिया। आप पहले बस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे, आप रिटेल बिजनेस में नहीं थे, बट अभी आप रिटेल बिजनेस में एंट्री करना चालू कर दिए, जहां पे आप खुद के स्टोर्स डालना चालू कर दिए योर लेंस के नाम से, और फिर आप अपने स्टोर से कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आप आपके वैल्यू चेन में आगे आ गए हो, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसका फायदा क्या होता है सर? इसका बहुत फायदा होता है। सबसे पहले तो जो होलसेलर को मुझे मार्जिन देना पड़ता है, रिटेलर को मार्जिन देना पड़ता है, अब ये मार्जिन मुझे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरा खुद का स्टोर है। इससे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में रहेगा, इससे मैं डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनको क्या चाहिए, मुझे वो समझते आएगा। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की ये फायदा रहता है। और अगर मैं लेंसेज को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अब जो लेंसेज को जो रॉ मटेरियल लग रहा है ना, वो जो रॉ मटेरियल जहां से मैं एक्वायर कर रहा हूँ, जहां से मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, उसी कंपनी को ही मैंने खरीद लिया, तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं मेरे वैल्यू चेन में पीछे चला गया, इसको मैं क्या कहूंगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका फायदा क्या होता है सर? इसका फायदा ऐसा होता है कि अगर मैं मेरे रॉ मटेरियल को ही कंपनी को एक्वायर कर दिया ना, अब मुझे जैसा चाहिए मैं उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल बनाऊंगा। अब मुझे इसको मार्जिन देने की गरज नहीं है क्योंकि मैं खुद तो बना रहा हूँ, वहां पे मेरा कॉस्ट सेव होगा। तो ये जो आपकी जो वैल्यू चेन रहती है ना, अगर आप इसमें पीछे जा रहे हो तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड, आगे जा रहे हो तो हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड। अगर रिटेल वाला मैन्युफैक्चरिंग में चला गया तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर रॉ मटेरियल वाला मैन्युफैक्चरिंग में आ गया तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अभी टेक्स्ट को समझता। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स एंट्री इनटू इनपुट सप्लाई साइड ऑफ द बिजनेस। दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर रॉ मटेरियल्स, it will help you to reduce your cost and ensure smooth supply. This is associated with manufacturing, sourcing and procurement. Second one is forward integration. This is entry into customer और distribution side of the value chain. इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल रहता है, कस्टमर एक्सपीरियंस पे आपका कंट्रोल रहता है। This activity is associated with retailing, marketing and after sale services. इनको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें दो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फिर दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब तुम्हारा जैसा मैन्युफैक्चरिंग था ना, तुम्हारे जैसे और ही कोई तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग था, तुमने उसको एक्वायर कर दिया, तुमने उसके साथ मर्ज कर दिया। तुम्हारी कंपनी का नाम था योर लेंस, तुम्हारे कॉम्पिटिटर का नाम था लेंस कार्ड, तुम दोनों ने एक साथ आके कंपनी एस्टेब्लिश की, तुमने एक साथ मर्जर किया, तुमने एक दूसरे को एक्वायर किया। एक दूसरे को मतलब तुमने उसको नहीं तो उसने तुमको, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो हियर यू एंट्री इनटू सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस व्हिच आर एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। यस और नो? So this is often done through acquisition or merger. Here you take over your direct competitors or firms making your buy products. इसको हम कहते हैं horizontal integrated diversification. अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है, उसने दूसरा बिजनेस चालू कर दिया। वो दूसरा बिजनेस को आपको देखना है कि क्या वो रिलेटेड है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से। अगर रिलेटेड होगा तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर वो दूसरा बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो कॉन्ग्लोमरेट होगा। अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो देखो कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। अगर उसने जो दूसरा बिजनेस चालू किया है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का है, मतलब उसके मतलब वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आएगा। बट वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, उसने अपने वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं तो डाइवर्सिफिकेशन किया है, तो देखो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है और उसके हिसाब से कोट करो। मैं एक आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। अभी तीसरा आता है इनोवेशन। सर इनोवेशन कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? इनोवेशन डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इनोवेशन तुम ला सकते हो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में भी, नहीं तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में भी।
मतलब जो तुमने नया प्रोडक्ट जो चालू किया है ना, वो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट तुमने कुछ तो इनोवेटिव प्रोडक्ट चालू किया, इसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट में ही आएगा वो। और जो तुमने नया प्रोडक्ट जो चालू किया ना, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, पर तुमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ ना कुछ तो इनोवेशन करके कुछ तो नया प्रोडक्ट लेके आए, तो जिसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये इनोवेशन एक कुछ अलग डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये कॉन्सेंट्रिक में तो आते हैं, नहीं तो कॉन्ग्लोमेरेट में ही तो आता है, बट इसको अलग से इसलिए कोट किया जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए उसको एक सेपरेट इंपॉर्टेंस देने के लिए इसको अलग से कोट किया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, दैट इनोवेशन सीम्स टू बी वेरी रिस्की थिंग, वेरी एक्सपेंसिव थिंग, तो शुड कंपनी डू द इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन? तो आपको लिखना है यस, कंपनी शुड डू द इनोवेशन, और फिर ये 3 पॉइंट्स आपको कोट करके आने। इनोवेशन से सबसे पहला कंपनी को फायदा होता है दैट इट हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इनोवेशन अलाउ बिजनेसेस टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। जैसे कार कंपनी ने देखा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा कि यार कार्स जो अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए अभी हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना पड़ेगा जिससे सस्टेनेबल हम गुड्स भी बनाए और जिससे एनवायरमेंट पे कुछ भी डैमेज ना है। सो इनोवेशन हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। Here your focus is on planned and guided innovation in key areas by developing customer-centric solution, but these are sustainable solution, जैसे कि electronic vehicles. Second is innovation help you to increase productivity. Innovation simplifies and automate task, increase the output within fewer resources. जैसे क्या किया था, इन्फोसिस ने ना एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था इन्फो असिस्ट एज करके, जिससे जो आपके डेली जो अननेसेसरी काम ऐसे है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि यूजुअली बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जहाँ पे उनको ना एक डेली बहुत ही मैनुअल वर्क रहता था जिससे कुछ आउटपुट तो नहीं निकलता था, बट उनका पूरा दिन उसमें कंज्यूम होता था। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी ये जो डेली टास्क है ना, जिससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं, जिससे कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती, ये टास्क को हम ऑटोमेट कर देंगे, जिससे ये टास्क जो आप पहले मैन्युअली पूरा दिन लगा देते हैं, ये अभी सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो इनोवेशन से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। इनोवेशन सिंप्लीफाइज एंड ऑटोमेट टास्क, इंक्रीज आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज, एंड इट हेल्प्स स्ट्रीमलाइन लॉन्ग प्रोसेसेस एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट। इसके लिए आप इन्फोसिस का इन्फो असिस्ट एज ये एग्जांपल ले सकते हो और यहाँ पे कोट करो, मतलब आपको ये याद रहेगा। तीसरा, इनोवेशन विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर भाई तुम तुम्हारे इंडस्ट्री में इनोवेशन करते आओगे ना, तो तुम तुम्हारे इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनोगे। तुम्हारे हिसाब से बाकी के कॉम्पिटिटर्स इनोवेशन लेके आएंगे, तुम्हारे हिसाब से फॉलो करते जाएंगे तुमको, और ये इनोवेशन तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देगा। Businesses gain an edge by innovating faster than competitors. Keep firms ahead in the market race by constantly offering something new. It will help in retaining the existing customers and attracting new ones. The fourth point is innovative product need less marketing as they offer great customer satisfaction. So innovation के लिए आपको ये 3 points quote करना है. The very first one is help to solve complex problem. The second one is increase the productivity, and the third one is give competitive advantage. अभी क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो सबसे पहला ये तो आईटीपी एमटीपी में पूछता है, बट इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं है, जहाँ पे वो डिस्टिंग्विश बोलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब अनरिलेटेड। ये ऐसा क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हाउ इज फॉरवर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपको पहले वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या है उसको कोट करना है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, उन चीजों को बताना है। बैकवर्ड मतलब क्या, उन चीजों को बताना। ठीक है, देखो मैंने जो आपको बोला था ना क्वेश्चन इनोवेशन के रिगार्डिंग, वो ऐसा आता है। इनोवेशन लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस दैट डू नॉट गिव एनी मेनी रिटर्न्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर्स। तो यहाँ पे आपको जो 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, वो आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे कोट करना है। फर्स्ट, help innovation will help you to solve complex problem. Second, innovation will help you to increase the productivity, and third, innovation will give you the competitive advantage. अभी ना एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो Zion Beverages, known for its fruit juices, recently acquired a nationwide cold storage logistics company to control the quality and the speed of its product delivery. Okay. Earlier, it had set up its own fruit processing unit to reduce dependence on third-party suppliers. Okay. The company believes this strategy strengthens its supply chain and market control. What type of strategic move is Zion making through these acquisition?
एंड हाउ डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे एक उसने कंपनी को एक्वायर किया है जो लॉजिस्टिक्स का काम करती है, जो प्रोडक्ट को डिलीवरी का काम करती है, और उन्होंने उसके पहले एक खुद का प्रोसेसिंग यूनिट भी सेट कर दिया है जिससे उनका थर्ड पार्टी पे रिलायंस कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन किया है, वो अपने वैल्यू चेन में आगे भी गए हैं और पीछे भी गए हैं। बट सर यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है और एक कंपनी को इंटरनली बिल्ड किया है, देखा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वाला भी किस्सा क्लियर हो गया और इंटरनल वाला किस्सा भी क्लियर हो गया। बट आईसीआई ने आपका डाइवर्सिफिकेशन बस इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में कवर किया है, तो इससे कंफ्यूज मत होगा, वो बस प्रेजेंटेशन मिस्टेक है। डाइवर्सिफिकेशन आपका इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है, और दोनों को डाइवर्सिफिकेशन ही कहता है। यस और नो? तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन रहता है एक बिजनेस का, ये जब एक कंपनी को एक्वायर किया और लॉजिस्टिक्स, और वो कंपनी लॉजिस्टिक्स में थी, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। और जब उन्होंने खुद का प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया था तो वो था बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपको पहले देखना है दैट जियोन बेवरेजेस इज परस्यूइंग अ स्ट्रेटजी ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और फिर वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और बाद में आपको बोलना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कौन सा है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कौन सा है। और ये चीज़ें, ये दो अप्रोच से कैसे अलग है, मतलब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज कॉन्ग्लोमेरेट इज एक्सपांशन इनटू अनरिलेटेड बिजनेस एंड हॉरिजॉन्टल मतलब जब तुम एक्वायर करते हो सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस को, मतलब अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब ये केस स्टडी को अच्छे से समझना, जो हमने क्वेश्चंस देखे अच्छे से समझना, और जो हमने पूरा पेज पढ़ा उसको अच्छी तरीके से देखना। चलिए, हो गया, पढ़ लिया। अभी हम आते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर। सर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी मतलब क्या? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी मतलब अगर तुम्हें ग्रोथ करना है, तुम्हें एक्सपांशन लाना है, तो तुम किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो, तुम किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहे हो फॉर ग्रोथ, नहीं तो तुम किसी दूसरे कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ रहे हो फॉर ग्रोथ और एक्सपांशन। So external growth occurs when a company expands by partnering with or acquiring other organization rather than growing from within. इसमें दो टाइप्स है, एक है mergers and acquisition और दूसरा है strategic alliance. Let's first understand about mergers and acquisition. ठीक है, अरे यार, तो merger यानी क्या? merger यानी when two companies combine on a friendly terms to expand their operation, to share their profits, and the most important point is they form a new entity. मर्जर में एक नई एंटिटी क्रिएट होती है। और एक्विजिशन में क्या होता है सर? एक्विजिशन मींस व्हेन अ स्ट्रॉन्गर कंपनी टेक्स ओवर द वीकर वन, ऑफन हैपेंस इन अ अनफ्रेंडली सिचुएशन और अ फोर्स्ड मैनर, स्पेशली इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। एक एग्जांपल है, तो देखो मर्जर में कैसे होता है, दो अलग अलग कंपनीज रहती है, मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों एक साथ आए और दोनों ने एक नई एंटिटी फॉर्म कर दी ए बी लिमिटेड, जहां पे दोनों लोग अपने सारे रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मर्जर। फॉर एग्जांपल जियो प्लस हॉटस्टार, दोनों भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, दोनों ने एक साथ आया और एक जियो हॉटस्टार करके कंपनी बनाई, जहां पे जितने भी राइट्स जियो के पास थे, जितने भी राइट्स हॉटस्टार के पास थे, वो अभी सारे राइट्स जियो हॉटस्टार में आ गए, एक नई एंटिटी उन्होंने क्रिएट कर दी, और जितने भी ओटीटी राइट्स थे उनके पास, ये सारे आप ये एंटिटी में उन्होंने ला लिए, इसको हम कहते हैं मर्जर। और एक्विजिशन क्या रहता है? एक्विजिशन में कैसा होता है, दो कंपनीज में से एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करना मतलब अब ये कंपनी इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकती, अब ये कंपनी के सारे रिसोर्सेज ए लिमिटेड के पास आ गए। जैसे अभी रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को किया था, बिग बाजार के ऊपर बहुत ज्यादा डेट हो गया था, तो रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को एक्वायर कर लिया। अभी आप देखो क्या, अभी आपके आसपास बिग बाजार के कोई भी स्टोर आउटलेट्स नहीं है, सभी का नाम चेंज कर दिया उन्होंने और स्मार्ट बाजार कर दिया, जो अभी रिलायंस के अंडर है। इसको हम कहते हैं एक्विजिशन। मर्जर के टोटल 4 टाइप्स दिए गए, एक एक टाइप को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब तुम्हारी जैसी कंपनी कोई और एक कंपनी है, वो दो कंपनीज का मर्ज होना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। मतलब तुमने तुम्हारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज किया, जैसे जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्ज किया, वो तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स दोनों ने मर्ज किया, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर। दिस ऑकर्स व्हेन टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री मर्ज
Essentially they are the direct competitors who are combining their operation. इसका एम क्या रहता है? They want to achieve the economies of scale. It also helps them to widening their product line because उसके थोड़े प्रोडक्ट्स अलग रहेंगे. जैसे हॉटस्टार के पास फीफा के राइट्स थे, हॉटस्टार के पास विंबलडन के राइट्स थे और जियो के पास आईपीएल के राइट्स थे. अब दोनों एक साथ आ गए. आईपीएल के राइट्स भी उनके पास, क्रिकेट मैचेस के भी राइट उनके पास, फुटबॉल के भी उनके पास, बैडमिंटन के भी उनके पास, सब उनके पास. Reducing the need for working capital and investment in the fixed assets and it eliminates the competition. दोनों पहले एक दूसरे के साथ compete करते थे, अब दोनों एक साथ आके काम कर रहे हैं. It will eliminate the competition. दूसरा है वर्टिकल मर्जर. वर्टिकल मर्जर मतलब तुम्हारी जो वैल्यू चेन रहती है ना, अभी जो हमने डिस्कस की थी, वो वैल्यू चेन में जो भी कंपनीज है जो तुम्हारे डायरेक्ट कंपटीटर्स नहीं है बट तुम्हारे प्रोडक्शन लाइन में है, सप्लाई लाइन में है, उन कंपनीज के साथ तुमने मर्ज किया तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल मर्जर. This is a merger between the firms that are in the same industry, in the same vertical chain, in the same value chain, but operate at different stages of the production or distribution process. यहाँ पे भी इनके दो प्रकार रहते हैं. एक रहता है backward integration और दूसरा रहता है forward integration. Backward integration forward मतलब A firm takes over its supplier or producers of raw material, इसको हम कहेंगे backward integration. और forward integration मतलब a firm acquire its buyer और distribution channel. शाबाश. Benefits क्या रहता है? Synergy का benefit रहता है भाई. Vertical merger can also create competitive advantage by restricting supply to other competitors and raising the input cost for competitors. मतलब तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, तुमने रॉ मटेरियल वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया. अब वो कंपनी ऐसी थी जो तुम्हारे बाकी के कॉम्पिटिटर्स को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी. अब तुम उसका प्राइस बढ़ा दोगे, पर तुम्हारे लिए तो प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तुम्हारी तो कंपनी है नहीं, तो तुम उनको सप्लाई ही नहीं करोगे, जिससे तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. देन तीसरा रहता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर. कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर यानी एक कंपनी और बी कंपनी दोनों मर्ज किए बट दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है, दोनों कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं conglomerate merger. A conglomerate merger happens when both completely unrelated business merge. They have no commonalities. मतलब उनका कस्टमर ग्रुप सिमिलर नहीं है, फंक्शन सिमिलर नहीं है, टेक्नोलॉजी सिमिलर नहीं है, मार्केटिंग सिमिलर नहीं है, R&D सिमिलर नहीं है, प्रोडक्शन मेथड सिमिलर नहीं है, तो उन कंपनीज को जब वो कंपनीज मर्ज होते हैं तब उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. अभी कैसा होता है, थ्योरी बोलता है कि कुछ भी लिंकेज नहीं होना चाहिए, पर प्रैक्टिकलिटी में एक दो चीजें थोड़ी लिंक होती है, तो उतना ठीक है, उसको हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर ही बोलेंगे. While theoretically there is no linkage, in practice there might be some minimal overlap. This merger takes place because to spread the business risk. ठीक है, क्योंकि अगर मेरा एक बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो मेरे पास दूसरा बिजनेस होना चाहिए जो ढंग से काम करे. एंड द लास्ट वन इज को जेनरिक मर्जर. यहाँ पे जो दो कंपनीज मर्ज करी है ना एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे से रिलेटेड है. रिलेटेड है मतलब सर डायरेक्ट कंपटीटर्स, रिलेटेड है मतलब सर हॉरिजॉन्टल मर्जर जैसे ही हो गया. अरे नहीं रहा जा, हॉरिजॉन्टल मर्जर अलग है और को जेनरिक मर्जर अलग है. हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या हो रहा है, तुम जिस कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो ना वो तुम्हारी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्ज किया, वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी. बट को जेनरिक मर्जर में क्या होता है, तुम दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं हो बट एक दूसरे से रिलेटेड हो. इट कैन बी रिलेटेड थ्रू प्रोडक्ट्स, इट कैन बी रिलेटेड थ्रू मार्केट्स और इट कैन बी रिलेटेड थ्रू टेक्नोलॉजीज. फॉर एग्जाम्पल मेरी ना एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी और एक दूसरी कंपनी थी जो हेडफोन्स बनाती है, और ये हेडफोन्स पर्टिकुलरली बस मोबाइल फोन्स के लिए ही बनाती है और किसी के लिए नहीं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो मार्केट है ना, जिस कस्टमर्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स कौन रहेंगे जो मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, और हेडफोन्स के कस्टमर्स कौन, और हेडफोन्स वाले के कस्टमर्स कौन हो सकते हैं जो मोबाइल फोन्स खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग है बट उनका मार्केट सिमिलर है, उनका मार्केट रिलेटेड है. अगर ये दो कंपनीज मर्ज कर रही है तो हम इनको कहेंगे को जेनरिक मर्जर. In this type, the merging firms are related in some way. It can be product, market और technologies. इस मर्जर से फायदा क्या होता है, इस मर्जर से फायदा होता है कि यार मेरा प्रोडक्ट मेरे पास बढ़ते हैं ना. ऐसा होता है अगर कोई कस्टमर मेरे बिजनेस में आ रहे, मेरे शॉप में आ रहे खरीदने के लिए कुछ, तो उसको मेरा मोबाइल फोन भी मिलेगा और मेरे मोबाइल फोन के साथ उसको हेडफोन्स भी मिलेगा. मुझे उसको कुछ तो अच्छी कॉम्बो ऑफर देते भी आएगी और उसको वो कॉम्बो ऑफर से सस्ते में गिरेगा मोबाइल और हेडफोन्स. So such merger may involve extending the product line and acquiring component or services which are needed in regular operation. इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस ये रहता है कि तुम खुद को डाइवर्सिफाई करो अराउंड कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज. डाइवर्सिफाई करके एक नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे वो कहीं ना कहीं वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है.
This type of mergers help firms in diversifying around a common set of resources and strategic capabilities. इसके benefits क्या रहते हैं? इसके 4 benefits रहते हैं exam point of view, very important. First, it provide opportunities to capitalize on shared technologies and streamline operations. और उसके पास कुछ तो एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, मेरे पास कुछ तो एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, अब हम दोनों एक साथ आके काम करेंगे. उसको मार्केट के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरे भी मार्केट के रिगार्डिंग थोड़े थॉट्स रहेंगे. अब ये दोनों थॉट्स हम एक साथ लेके आएंगे और हमारे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन बनाएंगे. हमारा कस्टमर बेस अब बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं. We will expand the customer base while diversifying the product line. It will help both the companies to grow while they also be focused on core competencies. And the last one is strengthens their ability to compete more effectively in the global market. अब मेरे पास कैसा थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज रहेगा ना. बाकी के जो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो बस मोबाइल फोन्स दे रही थी, मैं मोबाइल फोन्स के साथ हेडफोन्स भी तो दे रहा हूँ. So it will strengthen my ability to compete more effectively in the global market, and these are the 4 benefits of को जेनरिक मर्जर. अब ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है. फिर हम आएंगे लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, और हमारा ग्रोथ और एक्सपांसिव स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा. चलिए अभी हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस. एंड लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपांशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस. अब सर ये स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या रहता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस में कैसे होता है, दो नहीं तो दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ आते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करेंगे सो दैट वी कैन अचीव आवर कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. A strategic alliance is a relationship between two or more independent companies to achieve their common strategic objectives which neither would be able to achieve on its own. यहाँ पे दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. The very first one is here the two or more companies which are coming together will be working independently. मतलब यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं की जाती है. And second thing, they are coming together. They are not coming together. They are sharing resources to achieve their strategic objectives, which neither could be able to achieve on its own. बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार ये रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मतलब ये जॉइंट वेंचर है. नहीं, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज नॉट इक्वल टू जॉइंट वेंचर बिकॉज इन जॉइंट वेंचर न्यू एंटिटीज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी एक जापान की कंपनी है. यहाँ पे दोनों एक साथ आए इंडिया में ऑटोमोबाइल बनाने के लिए. सुजुकी ने अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किया, मतलब टेक्नोलॉजी, नो हाउ, स्किल्स, और मारुति ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. और दोनों ने एक साथ आके एक नई कंपनी फॉर्म की मारुति सुजुकी के नाम से, और फिर दोनों ने अपने बिजनेस को रन करना चालू किया. ये है जॉइंट वेंचर, जहां पे दोनों ने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किए, नई एंटिटी फॉर्म की और फिर अपना बिजनेस रन करना चालू कर दिया. बट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में आप रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट कर रहे हो बट आप नई एंटिटी को क्रिएट नहीं कर रहे हो. जो भी कंपनीज एक साथ आ रही है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, सेपरेट एंटिटी प्रिपेयर नहीं होगी. So here the strategic partners maintain their status as independent and separate entities, but they share benefits, control and contribute resources until it is terminated. बहुत बार strategic alliance global markets में बनाया जाता है. मतलब मान लो अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसको अपना बिजनेस इंडिया में रन करना है, तो सबसे पहले वो लोकल मार्केट्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ जाते हैं, समझते हैं इंडियन मार्केट्स को, और देन वो उनके साथ जॉइंट वेंचर में आते हैं. ये सेम चीज किया था स्टारबक्स ने और टाटा टी बेवरेज कंपनी ने, जहां पे स्टारबक्स और टाटा टी बेवरेजेस दोनों को ना इंडिया में अपने कैफेज को रन करने थे. बट दिक्कत ये थी कि स्टारबक्स के पास ना प्रीमियम कॉफी कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें उनको पता थी, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस कैसे देते हैं वो पता थी, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी थी. पर उनको दिक्कत यह था कि अगर मुझे मेरा बिजनेस इंडिया में रन करना है ना, तो भाई इंडिया का जोग्राफिकल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है. यहाँ पे कस्टमर्स की टेस्ट रीजन वाइज अलग होती है. नॉर्थ में कस्टमर्स को अलग कॉफी लगेगी भाई, साउथ में अलग लगेगी, टेस्ट अलग अलग है लोगों की. फिर अगर मुझे पैन इंडिया लेवल पे मेरे बिजनेस को रन करना है तो फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए. ये स्टारबक्स तुरंत नहीं कर सकता था, उनको ये चीज़ों को दिक्कत आती थी. पर तब कैसा होता था, तब बिजनेस के कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते थे. तो स्टारबक्स को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो उनको ये सारी दिक्कत आती थी, इवन दो दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स. ये सारी चीज़ें टाटा टी बेवरेजेस के पास थी. उनके पास अच्छा खासा नाम था, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा था, उनको कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंसेस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नॉलेज था.
बट उनके पास कैफे कैसे रन करते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर दोनों ने क्या किया, जॉइंट वेंचर में आने के पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया, जहां पे टाटा टी बेवरेजेस ने अपने कॉफी बीन्स स्टारबक्स को प्रोवाइड किए, देखा कि उनकी क्वालिटी कैसी है, स्टारबक्स ने देखा कि यार इनकी क्वालिटी कैसी है, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है क्या, स्टारबक्स ने उनको अपने हिसाब से कॉफी कैसी बनाती है ये सिखाया। टाटा टी बेवरेज ने इंडियन मार्केट्स के बारे में स्टारबक्स को एक्सप्लेन किया, फिर दोनों को अलायंस अच्छी तरीके से मैच हुआ, फिर ये दोनों जॉइंट वेंचर में आए। तो बहुत बार स्ट्रेटेजिक अलायंस इसलिए भी किया जाता है जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंड कि यार दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, अगर हाँ काम कर सकते हैं तभी वो जॉइंट वेंचर में आते हैं, बिकॉज जॉइंट वेंचर में आने कमिटमेंट का काम है। तो उसके पहले वो अलायंस क्रिएट करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जॉइंट वेंचर में आते हैं। अभी ये ही एक ही रीजन रहता है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, ऐसा नहीं रहता। मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस बस जॉइंट वेंचर करने के पहले किया जाता है क्या, ऐसा नहीं रहता। बहुत बार एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो। जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे फार्मा कंपनीज ऐसे थी जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, बट उनके पास R&D अवेलेबल नहीं थे। और बहुत सारे R&D ऐसी कंपनीज थी जिनके पास R&D फैसिलिटीज तो सब अवेलेबल थी और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अवेलेबल नहीं थी, और दोनों को वैक्सीन बनाने थे। तो फिर ये स्ट्रेटेजिक अलायंस में आते हैं, जहाँ पे R&D मतलब क्या है, R&D के क्या रिसोर्सेज रहते हैं, वैक्सीन बनाना। ये रिसोर्सेज को उन्होंने फार्मा कंपनी के साथ कंट्रीब्यूट किया, फिर फार्मा कंपनी ने ये रिसोर्सेज को लिया, क्लिनिकल टेस्ट किए, समझे कि कौन सा सही है, और जो भी सही है उसको मैन्युफैक्चर किया और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सप्लाई किया। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस कभी कभी ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी किए जाते हैं जहाँ पे तुम एक दूसरे को अपने रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। Now, sir, what are the advantages of strategic alliances? There are 4 advantages of strategic alliance. The very first one is organizational. The second one is economical. The third one is strategical, and the fourth one is political. So the first point is here you will learn new skills and capabilities from the partners. You will enhance your production capacity, get distribution networks, और extend the supply chain. मतलब जो स्टारबक्स को फायदा हुआ टाटा टी के पास, टाटा टी से उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझा, इंडिया में कैसा है, सप्लाई चेन कैसा होना चाहिए वो समझा। बट स्टारबक्स को भी जब उन्होंने टाटा टी ने भी जब स्टारबक्स के साथ ये अलायंस किया ना, तो उनको भी समझा कि यार ये कॉफी बनाते कैसे है। So they learn new skills and capabilities from the partners. This creates synergy through complementary products or goods or services. Association with a well-known partner adds credibility and legitimacy. भाई स्टारबक्स इंडिया में आएगा, स्टारबक्स फेमस है, बट हर इंसान इंडिया में स्टारबक्स को पहचानता था ऐसा नहीं था। बट जब स्टारबक्स का नाम टाटा के साथ लगा ना, तब लोगों का ट्रस्ट आया स्टारबक्स के ऊपर। सो एसोसिएशन विद अ वेल नोन पार्टनर विल एड क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। द सेकंड वन इज इकोनॉमिक। इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट एंड रिस्क बाय शेयरिंग देम। भाई दोनों अलायंस में आ रहे हैं, अलायंस के बाद जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो टाटा टी क्या ऐसा बोलेगा क्या भाई तेरे को ना मैं इतने इतने % पे दूंगा, वो डेफिनेटली कम कॉस्ट लगाएगा ना उनको कॉफी बीन्स प्रोवाइड करने के लिए। So this will reduce your cost. You can able to achieve the economy scale, and two firms are using their strengths, so they will be able to create more value to the customers. Co-specialization combines strengths to create more value. Then strategic. Rivals can cooperate instead of compete. Second one, it will help in vertical integration. बहुत बार ये जो strategic alliance create होता है ना, ये अपने value chain में ही create होता है, मतलब ये vertically integrated रहता है। Pooling of resources and skill will lead to competitive advantage. Open doors for future businesses, new product development and joint R&D, and it will help in gain access to the new technologies. भाई स्टारबक्स अपने बेस्ट चीजें यहाँ पे दे रहा है, टाटा अपने बेस्ट चीजें यहाँ पे दे रहा है, तो भाई तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो अचीव कर लोगे ना। तो फोर्थ वन इज पॉलिटिकल। अगर आपने स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक ऐसे कंपनी के साथ आए जो ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, तो भाई आपका काम तो और इजी हो गया। When you formed alliance with local firms to enter foreign markets, especially where legal or cultural barrier exists, partnering with politically influential firms can boost the influence and acceptance in the new markets. फिर दूसरा पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अभी तक जो क्वेश्चन आया ना वो एडवांटेजेस के ऊपर ही आया, डिसएडवांटेजेस के इतने ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं है, 4 ही पॉइंट से छोटे। अगर आया तो एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, यार तुम ना अपने रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हो, अपने स्किल्स के बारे में बता रहे हो, अपने नॉलेज के बारे में बता रहे हो, अपने ट्रेड सीक्रेट्स बता रहे हो। दिस कैन बी रिस्की। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट्स मे नॉट ऑलवेज बी डिजायरेबल। रिक्वायर्स शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स व्हिच कैन बी रिस्की। बट सर यहाँ पे तो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, एग्रीमेंट तो कर रहे हो बट ये तोड़ा भी तो जा सकता है। Even when legal agreements exist, the protection will depend upon the trust they have on each other and also on the legal enforcement.
मतलब भाई तोड़ने के बाद पनिशमेंट कितनी होने वाली है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. There is a risk that today's partners may become competitor in the future after alliance end. अगर alliance आपका शॉर्ट टर्म का होगा तो वो एंड होने के बाद उसको अगर आपके सीक्रेट्स के बारे में समझा, आप बिजनेस कैसे करते हो वो समझा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए, सप्लाई चेन कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें उसको समझी, देन मैन दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी माई कॉम्पिटिटर. There is a risk that today's partner may become a competitor in the future after this alliance got ended. हम क्वेश्चन पे आते हैं. देखो, What do you understand by strategic alliance? Discuss its advantages. तो आपको strategic alliance क्या है उसके बारे में लिखना है, मतलब वो छोटा ब्रैकेट ऊपर और फिर 4 एडवांटेजेस के पॉइंट लिखने हैं. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है. That strategic alliance are formed if they provide an advantage to all the parties in the alliance. Do you agree with it? Explain in brief the advantages of strategic alliance. Yes, स्ट्रेटेजिक अलायंस तभी फॉर्म होता है जब इंडिपेंडेंट पार्टीज को अपने रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करने के बाद फायदा हो, अपना कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्प हो. और इसके एडवांटेजेस क्या है? 4 एडवांटेजेस है. द वेरी फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, द सेकंड वन इज इकोनॉमिकल, द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिकल एंड द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल. अब ये सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझो. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड द पार्ट 2 विल बी अपलोडेड टुमारो. टाटा, बाय बाय, सी यू.